नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। श्यामा जी की अभी भी नींद लगी थी कि बहू किरण उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी बात कर लो। श्यामा जी ने आंखें खोल कर देखा तो किरण हाथ में फोन रख लिए खड़ी हुई थी। इस तरह देखकर श्यामा जी ने पूछा, किसका फोन है बहू? और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फोन खुड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती है किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। श्यामा जी के छोटे से सवाल पर किरण ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो इसके मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज फोन लगा लेती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज फोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़े दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाते हुए किरण ने कहा और आखिर फोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर ये भी तो सुनना जरूरी था कि श्यामा जी अपनी बेटी से क्या बात करती हैं। श्यामा जी ने अपने कांपते हाथों से फोन को अपने कानों में लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता है, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोते पोती नाती नतनों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लगे है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशियां दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लग गई। किरण ने अम्मा के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घुट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज सुनकर किरण दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पे देखकर श्यामा जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता? गिरा दिया ना पानी और दिया ना फर्श गीला, अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपके बिगड़े हुए काम में संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेते हो आप, तब तब के हाथ में बिल्कुल भी नहीं कांपते हैं, पर जहाँ मेरा काम फैलाना है वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है, मुझे ही साफ करना है तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जीव होता है। बड़बड़ाती हुई किरण बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और श्यामा जी की तरफ देखकर बोली, आप सो जाइए। आप बिना श्यामा जी की प्रतिक्रिया जाने ही किरण दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। श्यामा जी एक टक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था। बेटा तो सुबह का गया शाम को ही घर आता था, दिन भर तो किरण ही होती थी उसके पास, इसलिए उसकी तेज जबान को भी श्यामा जी झेल जाती थी। खैर, किरण तो शुरू से ही तेज स्वभाव की ही रही है, पर फिर भी श्यामा जी ने सब कुछ संभाल लिया। पैसे टके के मामले में भी कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक श्यामा जी के हाथ पैर चलते थे तो अपनी बेटी शिल्पी को खूब बुलाती थी, अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती भी थी तो सीधे जवाब देती थी, कौन से तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ, अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेले आकर खाती क्या है, तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। श्यामा जी का जवाब सुनकर किरण चुप हो जाती, पर जब से श्यामा जी बिस्तर पे आई हैं तब से किरण का व्यवहार और भी रूखा हो गया है। अब तो वो फिर भी श्यामा जी लाठी के सहारे उठकर अपना नित्य कर्म तो कर ही लेती हैं, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरे पर मोहताज हो चुकी थी उस समय बेटी शिल्पा ने ही उसकी सेवा की थी।
तब तो किरण आसपास भी नहीं फटकती थी। उन 10 दिनों में शिल्पी ने इस घर में रहकर श्यामा जी की खूब सेवा की थी, लेकिन जैसे ही श्यामा जी को धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी, वो अपना नित्य कर्म अपने आप करने लगी। उसके बाद से किरण ने अपना व्यवहार शिल्पी के प्रति और रुखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर शिल्पी से बहस करने लगती, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो श्यामा जी को भी किरण की नजरें बड़ी अजीब सी लगती थी। पता नहीं क्या वो सुबह और रात को सोते समय श्यामा जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी, जबकि श्यामा जी ने सिर्फ कानों के सोनों के झुमकों और पैरों में चांदी के पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे। हाथों में से लाखों की चूड़ियां थी। उस दिन करवा चौथ था। शिल्पी अपने मैके में ही मौजूद थी। शिल्पी अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दीबाजी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तो अम्मा के कहने पर उनकी अलमारी में से उसकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी श्यामा जी के लिए किरण के मैके से आई थी। ये देखकर किरण गुस्से से आग बबूला हो गई। शिल्पा पर चिल्लाने लगी, किसे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा का तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ, और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी में से। इसकी बातें सुनकर शिल्पी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसलिए पहन लिया। सब जानती हूँ तुम्हारा तिरिया चरित्र। अम्मा की बातों को बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहुत हुआ, बस कर। क्या बोल रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहननी उसने इतना हंगामा कर दिया। मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूड़ी कौटी भी ना लेने दूं। बस करो किरण, तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए? अचानक शोभित ने अंदर से आते हुए कहा। शोभित को देखकर किरण चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब ही हो चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर श्यामा जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज्यादा क्या ही बोलती, इसलिए उन्होंने शिल्पी को खुद ही जानने को कह दिया। खैर शिल्पी तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो वापस अपने ससुराल चल पड़ी। अब वो श्यामा जी को फोन पर ही बात करती थी, उससे भी किरण चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं था और बेटी शिल्पी को भी आने नहीं देती थी। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा था। किरण को ऐसा क्यों लगता था कि शिल्पी कहीं संपत्ति में से हिस्सा ना मांग ले और अम्मा मरने से पहले भी ना दे जाए। बेटा शोभित भी ज्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग नहीं होने लगी थी, इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर श्यामा जी ने अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज सुनकर बहू कमरे में आ गई और श्यामा जी को गिरा हुआ देख कर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई किरण ने श्यामा जी को सहारा देकर पलंग पर बैठाया। पलंग पर लेटते ही श्यामा जी किरण से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रही है। कब मेरे प्राण पखुर उड़ जाए, एक बार शिल्पी को यहाँ बुला दो। मैं एक बार बस उसे देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बुला दूंगी, कहकर श्यामा जी को किरण वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, मन ही मन में सोचती हुई किरण ने शिल्पी को फोन करना ठीक नहीं समझा। रात को शोभित घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वहां अम्मा को सोता देखकर वो वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर जब किरण श्यामा जी के कमरे में गई तो श्यामा जी के प्राण पखूर उड़ चुके थे, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने श्यामा जी के कहने के बावजूद भी शिल्पी को नहीं बुलाया, बल्कि बिना वक्त गवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर में से गहने निकालने लगी।
लेकिन तब तक शोभित भी उठकर आ गया। उसने अम्मा के शरीर पर से गहने उतरते देखकर शोभित बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना, अम्मा को गहने पहन कर रखना बहुत पसंद है। अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक किरण के कहने पर शोभित फटाफट अम्मा के पास गया और उसके शरीर को छू कर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो, बता नहीं सकती थी कि अम्मा अब छोड़कर जा चुकी है? अरे अम्मा तो जा चुकी है, कहीं गहने भी ना चले जाए, इसीलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? शोभित ने प्रश्न किया। तो किरण ने उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी बहन, और कौन? वही एक है जिसकी नजर है इन गहनों पर। उसके आगे शोभित ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर तक किरण की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि किरण अपने कामों में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने शिल्पी और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संस्कार से कुछ कर जाने की खबर दी। जब क्रियाक्रम हो गया तो शिल्पी वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब शोभित शिल्पी से बोला, शिल्पी तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था वहां मेरा रहना ठीक नहीं है। फिर तुम तो सब कुछ जानती ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते शिल्पी की आंखों में आंसू आ गया। शोभित ने देखा कि किरण अपने रिश्तेदारों से घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने शिल्पी को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई उसकी बहन का मायका खत्म हो गया था। फिर भी शोभित ने भी शिल्पी को नहीं रोका। शिल्पी अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों खाना होने वाले थे कि इतने में शोभित फिर शिल्पी के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा, ये अम्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि शिल्पी को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर शिल्पी, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तू इन्हें ले जा। और रही बात मैके की, तो जरूरी नहीं है कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मैके का आंगन ही ना सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई शोभित की बातें सुनकर शिल्पी उसके गले लेकर फूट फूट कर रो। कुछ देर बाद जब मन हल्का हुआ तब शोभित से विदा लेकर शिल्पी वहां से खाना हो गए। वो दिन था और आज का दिन है। शिल्पी कहीं अपने उस मैके के घर में नहीं गई। हाँ, शोभित हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर आ जाता है। हालांकि किरण ने इस बात पर भी काफी हंगामा किया था, पर शोभित एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही देता है, तो किरण धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो किरण उन गहनों को लिए अपना सिर पिटती रह गई जब शोभित ने उसे बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम और गहने बेटी के नाम किए और गहने उसने खुद शिल्पी को दे दिए। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राधे कृष्णा।